हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? मस्त हैं आप लोग? राइट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी एग्जेम्प्ट इनकम की जर्नी को। एग्जेम्प्ट इनकम में आज मैं आपके लिए लाया हूं वो सारी इंटरेस्ट इनकम जो कि एग्जेम्प्ट है। अच्छा, बहुत सारी इंटरेस्ट इनकम तो टैक्सेबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, लेकिन कुछ इंटरेस्ट इनकम ऐसी है जो कि एग्जेम्प्ट होती है और ये लिस्ट ना आपको याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन मिलती है सेक्शन 10(15) में, ये सेक्शन भी याद करना पड़ेगा। सेक्शन 10(15) में ये इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट है। बेसिकली बहुत नॉर्मली ये क्वेश्चंस आते हैं कि आपको 8-10 इंटरेस्ट की इनकम दे देता है, जिसमें से कहता है बताइए आपकी अदर सोर्सेस की इनकम कितनी है। तो जितनी टैक्सेबल होती है वो आपको जोड़नी होती है, जो एग्जेम्प्ट होती है उसे इग्नोर कर देनी है। तो ये रटा हुआ होना चाहिए कौन कौन सी इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट है। आइए देखते हैं। एग्जेम्पशन इन द केस ऑफ इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, सेक्शन 10(15) सेक्शन को सर्कल कर दिया, आप याद कर लेंगे इसे। रेलवे बॉन्ड, ठीक है, एकदम रटना है ये पूरा एक एक करके। रेलवे बॉन्ड तो रट लीजिए इसको, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, लर्न बाई हार्ट, ठीक है। अच्छा है, तो याद करिए इसको। रेलवे बॉन्ड सबसे पहला, दूसरा 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, तो बस ऐसे ही रखना है हमें। रेलवे बॉन्ड की इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट है। 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, 9% रिलीफ बॉन्ड। ये सब होता क्या है मैं आपको बताऊं, आपको लगेगा कि सर सिर्फ रटवा रहे हैं, बता भी नहीं रहे ये सब क्या होता है। तो पहली बात तो आपको जानने की जरूरत नहीं है क्या मतलब है। इसकी ब्याज, इन सब इन्वेस्टमेंट की ब्याज एग्जेम्प्ट है, नाम याद कर लीजिए। मैं मोटा मोटी आपको आइडिया जरूर दे दूंगा। जैसे रिलीफ बॉन्ड क्या है ये, आप आए दिन देखते हो कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपदा आई रहती है हमारे देश में। कभी कोई प्राकृतिक आपदा यानी भाई नेचर की आपदा, और या तो कभी कभी कोई एक्सीडेंट, फ्लाइट के क्रैश हो गई, तो ट्रेन लड़ गई, पटरी से गिर गई, व्हाटएवर, ठीक है, बस खड्डे में गिर गई। तो इस तरीके के आए दिन हम लोग को न्यूज़ मिलते रहते हैं। कहीं बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया। तो इन सभी जो भी इस तरीके की आपदाएं आती हैं, तो सरकार क्या करती है, तुरंत अनाउंस करती है कुछ ना कुछ राहत राशि, कि जिनको भी इनका सामना करना पड़ा, जो भी जिनको भी इन सब चीज़ों से कष्ट हुआ है, हम उनको क्या करेंगे, कुछ पैसा देंगे। क्या हमारी सरकार के पास इतना पैसा होता है कि वो फटाफट बांट देगी? नहीं, हम तो खुद ही डेफिसिट में जी रहे हैं। देश की आजादी से लेकर आज तक का हमारे देश का सारा बजट डेफिसिट बजट रहा है। मैंने बताया भी है आपको, हमारे पास पैसे कहां हैं कि, तो सरकार कैसे ये सब राहत राशि अनाउंस कर देती है फटाफट। तुरंत जैसे ही अनाउंस करती है, तुरंत सरकार एक बॉन्ड लाती है, उसका नाम रहता है फलाना रिलीफ बॉन्ड, क्योंकि वो कोई ना कोई चीज के लिए, रिलीफ के लिए वो पैसा यूज होना है। तो सरकार को खुद याद रहे कि किस बात का पैसा उठाए थे, इसलिए शायद सरकार उस बॉन्ड के आगे नाम भी वैसा ही लिख देती है। जैसे मान लीजिए केरला में बाढ़ आई, तो वो लोग नाम रखेंगे केरला बाढ़ रिलीफ फंड, ठीक है, इसी तरीके का नाम कुछ फिक्स कर देंगे। और उसमें ब्याज का जो रेट होगा वो नॉर्मली बैंक के ब्याज से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे बैंक में ब्याज चल रहा होगा 7%, 8%, तो ये लोग दे देंगे 9%, 10%। और अगला काम, इंटरेस्ट इनकम को एग्जेम्प्ट कर देंगे, कहेंगे इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगेगा। अब एक बात समझिए, अगर मुझे 10 रुपए का इंटरेस्ट आता है, 100 रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट किया और 10 रुपए का मुझे इंटरेस्ट आता है, और मैं 30% टैक्स देता हूं, तो 10 रुपए में 3 रुपए तो मेरा टैक्स ही बन जाता है, तो मुझे बचता ही कितना है, 7 रुपया, ठीक है। अब बैंक में अगर हम पैसा रखते हैं, मान लीजिए मुझे 7% मिलता है, तो 7% पे भी 30% टैक्स लग जाता है, यानी 2.1% टैक्स हो जाता है। तो मोटा मोटी मुझे बचता 5% है। अब सरकार मुझे कहे कि रिलीफ बॉन्ड में पैसा लगा दो, हम तुमको 10% दे रहे हैं, हम लगाएंगे कि नहीं? लगाएंगे। जैसे ही गवर्नमेंट बोलती है हम रिलीफ बॉन्ड ला रहे हैं, 10% इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एग्जेम्प्ट है, लोग धड़ाधड़ पैसा दे देते हैं। देखिए, रईसों की भी कमी नहीं है हमारे देश में, ठीक है। एक एक आदमी इन्वेस्ट करता है 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़। और आपको ये भी जान के अचरज होगा थोड़ा सा, गवर्नमेंट ये सब जो बॉन्ड लाती है ना, ये नहीं बोलती है, सबकी लिमिट होती है।
इसमें 10 लाख से ऊपर ही लगेगा पैसा, इसमें 25 लाख रुपए से ऊपर लगेगा। ये नहीं कि 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया करके बटोर रही है। भरे पड़े हैं जो लोग फटाफट 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया फटाफट इन्वेस्ट कर देते हैं और गवर्नमेंट के पास आ गया 20-50-100 करोड़ रुपया, अब बांट देती है राहत राशि। अब देगी कहां से गवर्नमेंट? देगी, अब देगी तो गवर्नमेंट बॉन्ड रेस कर दी है 10 साल का, 10 साल बाद देंगे ब्याज के साथ आपको। ठीक है, तो ये होता है रिलीफ बॉन्ड वगैरह। ठीक है, रिलीफ बॉन्ड 1987, अभी जैसे नाम से ही हम समझ सकते हैं कि एक तो ये कोई ना कोई आपदा आई होगी उसके लिए ये लोग बॉन्ड निकाले होंगे, 1987 में निकाले होंगे तो नाम के आगे ही 1987 चिपका दिए और 9% इस पर ब्याज होगा, इसलिए 9% रिलीफ बॉन्ड 1987 इसका नाम है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद करना है। इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड बॉन्ड ऑब्लिक डिवेंचर ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, कुछ कंपनियों के, पब्लिक सेक्टर कंपनियों के बॉन्ड को, डिवेंचर को गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि भाई तुम इनका बॉन्ड खरीद लो, ब्याज तुम्हारा एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो ये बॉन्ड किसका है ये याद करिए, ये नहाई, IRFCL, HUDCL, PECL, RECL, हमें याद करना है। नहाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नहाई आप जानते हैं जो जितने हाईवेज बन रहे हैं नहाई बना रही है। ठीक है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ये पब्लिक कंपनी जरूर है लेकिन इसमें बड़ा स्टेक गवर्नमेंट का है, मैं आपको बता दूं ये। ठीक है, दीज आर पब्लिक कंपनीज विथ लार्जर स्टेक ऑफ गवर्नमेंट, लार्जर स्टेक मतलब ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के ही हैं, विथ लार्जर स्टेक ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ही सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं इसमें। और तो ये सब जो कंपनी है इनके इंटरेस्ट को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है। आपको भी पता है नहाई हाईवेज बना रही है तो गवर्नमेंट चाहती है भाई इसको खूब पैसा मिले ताकि जल्दी जल्दी हाईवे बनाए। IRFCL क्या करती है, इंडियन रेलवे के का पूरा फाइनेंसिंग यहीं से हो रहा है। ठीक है, IRFCL रेल जितनी भी बन रही है, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है जिसके तहत कहती है कि हम सभी को घर देंगे इतना, ठीक है, गरीबों के लिए घर और बनाती है, वो HUDCL के थ्रू हो रहा है। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह का काम है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और PFC ही मिलके कर रही हैं। ठीक है, तो इन सब के इंटरेस्ट इनकम को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है। देखिए, गवर्नमेंट जब भी किसी की इंटरेस्ट इनकम को एग्जेम्प्ट करती है ना तो वो इन्वेस्टमेंट चमक जाती है, आप ऐसे समझिए, वो लाइमलाइट में आ जाती है, लोग उसमें पैसा लगाते हैं बस। तो गवर्नमेंट भी चाहती है इनको पैसा जल्दी मिले, आसानी से मिले एज कंपेयर टू एनी अदर, तो इसलिए इनकी इंटरेस्ट इनकम को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। अच्छा, इन सभी बॉन्ड का जो टेन्योर होगा वो 10 साल या 15 साल वाला होगा तभी एग्जेम्पशन मिलेगा। अच्छा, क्या ये कंपनियां बॉन्ड 5 साल का भी ला रही होंगी? हो सकता है आ रहा हो किसी का बॉन्ड, लेकिन उसका ब्याज एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं RECL का तो बॉन्ड आता है 5 साल का, मुझे मालूम है, नहाई का भी बॉन्ड आता है 5 साल वाला, ये तो मुझे मालूम है, इतना बाकी का नहीं जानकारी है, इनके तो बॉन्ड आते भी हैं 5 साल के। तो क्या उनकी इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट है? नहीं, 10 साल और 15 साल वाले बॉन्ड का ही इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट है, ये आपको ध्यान रखना होगा, सभी के लिए ये बात कह रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हेल्ड बाई वेलफेयर कमिश्नर और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर द बेनिफिट ऑफ विक्टिम ऑफ भोपाल गैस लीक डिजास्टर। आप पैदा भी नहीं हुए थे, इनफैक्ट मैं भी पैदा नहीं हुआ था। ठीक है, भोपाल गैस लीक डिजास्टर उस समय की बात है। क्या आपको मालूम है ये 1982 की बात है आई थिंक, जिस समय भोपाल में एक इंडस्ट्री से गैस लीकेज होता है और पूरा भोपाल जल जाता है। क्या आपको मालूम है ये बात? 1982 में हुआ था। आपने बड़े जनरल नॉलेज की GK वगैरह में पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, भोपाल गैस लीक डिजास्टर, क्योंकि ये हमारे देश का बहुत बड़ा डिजास्टर था। ठीक है, तो पूरा का पूरा उस गैस लीकेज की वजह से पूरा भोपाल जल जाता है। तो पूरा भोपाल वापस से रिवाइव करना था भाई, जिंदा करना था सरकार को। तो सरकार ने ना बॉन्ड रेस किया था जिसके जरिए खूब पैसा इकट्ठा किया और वापस से भोपाल को जिंदा किया। ठीक है, तो वो जो सिक्योरिटी इशू की गई थी उसका जो ब्याज है वो एग्जेम्प्ट है। अच्छा, आप कहोगे सर 1982 का ब्याज, भोपाल गैस लीक डिजास्टर का जो सिक्योरिटी था, क्या आज भी सरकार पैसा नहीं दी है? क्योंकि उस बात को कितना साल हो गया यार, 40 साल से ऊपर हो गया है। क्या सरकार आज भी उसका पैसा नहीं दी है? तो मैं आपको बताऊं, सरकार फेजेस में उसका पैसा पे करते जा रही है लोगों को, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं मिला है। लेकिन हाँ, पैसा डूबेगा नहीं। देखिए, एक खास बात ये है,
गवर्नमेंट को पैसा देने से कोई डरता इसलिए नहीं है क्योंकि पैसा डूबेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। ठीक है, ब्याज तो मिलते जा रहा है ना, ठीक है, अभी पैसा नहीं मिला है तो क्या हुआ, बहुत सारा पार्शियल विड्रॉल हो गया है, गवर्नमेंट ने आधा पैसा दे दिया है, थोड़ा सा बाकी है, लेकिन ब्याज के साथ गवर्नमेंट दे रही है। देखिए एक सबसे खास बात ये होता है, लोग पैसा क्यों सरकारी बैंक में हम पैसा रखेंगे, क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम है कि यही है जो नहीं डूबेगा, बाकी तो कोई भी पैसा डूब सकता है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आज 40 साल से ऊपर हो गया है, मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोगों का भी भोपाल गैस लीक डिजास्टर का पैसा पूरा मिला नहीं है अभी, ठीक है, ब्याज के साथ मिलता रहेगा। नोटिफाइड बॉन्ड इशूड बाई लोकल अथॉरिटी और बाई स्टेट पूल फाइनेंस एंटिटी, ये क्या है? जैसे बनारस में मान लीजिए, मैं बनारस का रहने वाला हूं, बनारस में मान लीजिए सड़कें बननी है, तो सबसे पहला तो ये होता है कि बनारस की नगर निगम के पास जो पैसा है उससे सड़कें बनवाए। लेकिन भाई बनारस को तो क्योटो बनाना है ना, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो अगर क्योटो बनाना है, सुना है कि नहीं, मोदी जी ने बोला था कि वाराणसी को हम क्योटो बनाएंगे, क्योटो जापान की एक जगह है, ठीक है, उतना सुंदर बनाएंगे, पता नहीं कब बनेगा, मेरे जीते जीते बन जाए, हम भी देख जाए बनारस को क्योटो, ठीक है, कई साल हो गए इस वादे को, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। बहरहाल जब भी ये सब बात करते होंगे तो आपको लगता होगा कि हम पॉलिटिक्स वाली बात करने लग गए, अब मोदी जी ने क्या कहा हम वो सब सुनाने लग गए, बात ये नहीं है, आपको पता चलता रहे कि क्या क्या हो रहा है देश में। तो अब मान लीजिए बनारस को डेवलप करना है, ग्रो करना है, तो पहले तो नगर निगम के पास पैसे होने चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो किससे मांगेगा पैसा? मान लीजिए कम पड़ रहा है, भाई सुंदर करना है सर को, इतना सुंदर करना है कि जिसके लिए पैसे तो कम पड़ रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट से मांगेगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा होगा कि नहीं, उसका खुद ही डेफिसिट चल रहा होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट मांगेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही डेफिसिट में चल रही है, उसके पास खुद ही पैसा नहीं है, यानी पैसा तो कहीं नहीं है। पहले बनारस को डेवलप करना है, इसलिए नगर निगम से पूछा जाएगा पैसा है क्या, नगर निगम कहेगा नहीं, कहेगा अच्छा स्टेट गवर्नमेंट से मांगते हैं भाई, बनारस का भला करना है, यूपी गवर्नमेंट से मांगो, यूपी गवर्नमेंट कहेगी अरे मेरा खुद ही नहीं कुछ हो पा रहा है, हम तुमको कहाँ से दें, वो कहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी हम खुद ही डेफिसिट में चल रहे हैं। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम बनाती है, कहती है लोकल अथॉरिटी नगर निगम बनारस की तुम एक बॉन्ड रेस करो, ठीक है, तुम्हारे शहर में बहुत लोग हैं पैसे वाले, पैसा तुरंत ही देंगे, ठीक है, तुम एक बॉन्ड रेस करो, उस पर ब्याज ज्यादा देना थोड़ा, ठीक है, और इंटरेस्ट को एग्जेम्प्ट हम कर देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, अभी तुरंत एक नोटिफिकेशन लाते हैं और उसका क्या करेंगे, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट कर देंगे, अगली बार बजट में भी ला देंगे, एक्ट में भी घुस जाएगा वो, ठीक है, तो कानूनन उसको हम सिक्योरिटी की इंटरेस्ट इनकम को एग्जाम कर देंगे, तुम रेस तो करो, खटाक से पैसा आ जाएगा, शहर में ही पैसा आ जाएगा तुम्हारे पास, और बनाओ फिर जो बनाना है तुमको। देखिए पैसे वाले लोगों को ये मालूम है कि भाई हम 1 करोड़ रुपया बैंक में रखे, ब्याज हमको कितना मिल रहा है 6% का, मान लीजिए 6 लाख रुपया, अब यही हम गवर्नमेंट का कोई स्कीम आया उसमें हम पैसा लगा दिए और हमको 10% मिल गया, तो 1 करोड़ पे 10 लाख रुपया आएगा, 4 लाख रुपए का सीधे फायदा हो जाएगा, वो भी साल का 4 लाख रुपए का फायदा, तो तुरंत वो पैसा निकालेगा अपना बैंक से, फट से दे देगा, लो, तो इस तरीके से पैसा इकट्ठा होता है। अगला है इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, पता है 1999 में गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड लाई थी सरकार हमारी, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, उस स्कीम का नाम था गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, जिसके तहत गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड लाई थी। ये क्या था, बढ़िया कहानी है ये भी। 1999 में हमारी भारत सरकार को वर्ल्ड बैंक से कर्जा चाहिए था, तो भाई भारत सरकार जाती है वर्ल्ड बैंक के सामने, कहती है वर्ल्ड बैंक कर्जा दे दो कुछ, ठीक है, वर्ल्ड बैंक कहती है कि जितना गोल्ड रिजर्व आपके पास है, ठीक है, उस हिसाब से आपको लोन ऑलरेडी ज्यादा मिल चुका है, अब हम आपके देश को लोन नहीं दे सकते। देखिए आपके पास जितना गोल्ड रिजर्व होता है ना, वर्ल्ड बैंक लोन किस बेसिस पे देती है कि आपके पास गोल्ड कितना पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वही वर्ल्ड बैंक ने समझाया कि जितना गोल्ड रिजर्व आपके देश के पास है उसके हिसाब से लोन ज्यादा चल रहा है, अब रिस्की हो जाएगा, अब हम लोग लोन नहीं दे सकते। तो भारत सरकार ने उस समय एक स्कीम लाई अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा गवर्नमेंट ने क्या किया 1999 में, आपके पैदा होने के पहले की कहानी है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया
कि हर घर में कुछ ऐसी ज्वेलरी रखी हुई है जिनका प्रयोग नहीं हो रहा है। क्या ये बात सच भी है? हाँ, वो पुरानी ज्वेलरी है, गवर्नमेंट ने बताया। गवर्नमेंट कह रही है कि सास जो है वो खानदानी कंगन रखी हुई है, वो इसलिए रखी हुई है कि मेरी बहू आएगी तो हम उसको पहनाएंगे। अब वो बहू भी उस कंगन को उठा के रख दी है लॉकर में, और वो इंतजार कर रही है जब मेरी बहू आएगी तो उसको हम कंगन पहनाएंगे। और सारी बहुएं अपने सास होने का बनने का इंतजार कर रही हैं कि अगले जनरेशन वाली बहू को हम देंगे। गवर्नमेंट कह रही है सास बहू के खेल में तुमको क्या मिल रहा है? वो जो लाखों रुपए का कंगन है तुम लाओ मेरे पास, गवर्नमेंट कह रही है लाओ। जितना रुपया की आज उसकी वैल्यू है, मान लो 5 लाख रुपए का कंगन है तो हम तुमको एक सर्टिफिकेट देंगे 5 लाख रुपए का सोना लिख के, ये पकड़ा देंगे, और उस पर हर साल 5 लाख रुपए पे ब्याज भी देंगे। उस बॉन्ड पे तुमको ब्याज मिलेगा। गवर्नमेंट कह रही है वो कंगन लेके तुम रखे ही तो हो अपने लॉकर में, कुछ मिल रहा है तुमको? नहीं ना, लेके आओ उस कंगन को, मेरे पास रखो, हम तुमको सर्टिफिकेट देंगे, उस पर ब्याज भी देंगे। और सुनो सुंदर बात, उस ब्याज पे टैक्स भी नहीं लेंगे, ब्याज भी एग्जेम्प्ट कर देंगे। और तो और गवर्नमेंट ने बोला कि कोई टेंशन की बात नहीं है, बहू को कंगन पहनाना है ना, टेंशन नहीं लो। जब बहू को कंगन पहनाने वाला दिन आएगा ना, बॉन्ड लेके वापस आना और कंगन लेके जाना। तुम्हारा कंगन लेके रख नहीं ले रहे हैं, वो लेके जाना और बहू को पहनाना। और अगर तुम्हारी कभी इच्छा हो जाए कि नहीं भाई मुझे अब कंगन चाहिए भी नहीं, तो कोई बात नहीं, उसी बॉन्ड को उठा के बेच देना। अगर तुम कंगन बेचते तो तुम्हें कैपिटल गेन होता, वो बॉन्ड बेचोगे तुम्हें कैपिटल गेन भी नहीं होगा, क्योंकि उस पे जो बॉन्ड पे 5 लाख रुपए का सोना उस दिन की वैल्यू पे लिखा हुआ था कि भाई इतना ग्राम सोना है। वो जब सोने की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपका बॉन्ड भी महंगे में बिकेगा, क्योंकि वो बॉन्ड 5 लाख रुपए का नहीं है, वो बॉन्ड जितने ग्राम सोना है वो उतने ग्राम सोने की वैल्यू का है। वो तो आज की वैल्यू थी 5 लाख, तो अगर उतने ग्राम सोने की वैल्यू बढ़ेगी तो वो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी, और जितने में भी आप बेचोगे, ठीक है, उस पर आपको कोई कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। फिलहाल अभी हमें इतनी बात नहीं करनी है, अभी तो हम इंटरेस्ट इनकम एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो सरकार ने यही समझाया कि भैया आओ, सोना रखो अपना, तुम बदले में हमसे बॉन्ड लेके जाओ, और इस पे हम तुमको ब्याज भी देंगे, और वो ब्याज एग्जेम्प्ट होगा। पता है ये स्कीम सक्सेसफुल हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने खूब सोना दिया गवर्नमेंट को, बदले में लिया सर्टिफिकेट, और गवर्नमेंट के पास गोल्ड का रिजर्व बढ़ गया। अब फट से गवर्नमेंट जाती है वर्ल्ड बैंक के पास, कहती है देखो कितना मेरे पास सोना है, लाओ लोन, कर्जा मिल जाता है गवर्नमेंट को। तो ये थी 1999 की स्कीम, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने के लिए गवर्नमेंट ने ये सब किया था। सक्सेसफुल भी थी स्कीम। अभी तक बहुत सारे लोगों ने उस बॉन्ड को बेचा नहीं है गवर्नमेंट को वापस, तो अभी भी आज भी उनको ब्याज आ रहा है, ठीक है ना। तो बॉन्ड बदल के वापस से ज्वेलरी ली अपनी, वो बॉन्ड ही रखे हुए हैं और लगातार इंटरेस्ट इनकम कमाते जा रहे हैं, विच इज एक्सेप्ट। फिर गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम 2015। अब ये 2015 में मोदी जी लेके आते हैं ये स्कीम, ठीक है। ये तो गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 99 वाली ना, कांग्रेस के समय की स्कीम थी। ये मोदी जी 2015 में स्कीम लाते हैं, गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम। हालांकि ये स्कीम डिफरेंट थी, इसमें सोना वोना नहीं रखना था, ये मोदी जी ने नई स्कीम लाई थी। ये क्या था मैं बताऊं आपको। और ये स्कीम बंद नहीं हुई है, इसमें हर दिन ही, हर महीने ही गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट रेज हो रहा है। अब ये क्या है, मोदी जी ने बोला 2015 में जब ये स्कीम आई तो कहा कि आप सोना खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हर घर में सोना खरीदा जाता है, बुरे वक्त में काम आएगा इसके लिए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि सोना मत खरीदो, जो सोने का भाव चल रहा है उसी भाव पे हमसे एक सर्टिफिकेट खरीद लो। जैसे तुम्हें 1 ग्राम सोना खरीदना है तो 1 ग्राम का सर्टिफिकेट खरीद लो और ले जाके घर पे रख दो। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर तुम सोना खरीदोगे तो उसमें चोरी होने का डर रहेगा, तुमको हमेशा डर लगेगा कब चोरी हो जाए, तो गया सोना तो। लेकिन तुम सर्टिफिकेट रख लो, अगर चोरी भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारे नाम से है, ठीक है। तुम एप्लीकेशन देना कि तुम्हारा सर्टिफिकेट चोरी हो गया, हम तुमको दूसरा इश्यू कर देंगे, क्योंकि तुम ही उसके ओनर हो, लीगल राइट तुम्हारा ही है। जैसे बैंक में एफडी करा दी हो, कोई एफडी का पेपर चुरा ले जाएगा तो तुमको कोई नुकसान हो जाएगा क्या? बैंक में एप्लीकेशन दो, एफडी का पेपर चोरी हो गया है, आपको वापस से दूसरा मिल जाएगा।
दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने कहा कि जब तुम फिजिकल गोल्ड खरीदने जाते हो तो गोल्ड पे 3% का जीएसटी लगता है, मतलब 1 लाख रुपए का सोना खरीदेंगे तो 3,000 रुपए तो जीएसटी लग जाएगा। सरकार ने कहा हमसे लो ना 1 लाख रुपए का सोना, 1 ही लाख में मिलेगा, सर्टिफिकेट देंगे तुमको, चोरी का डर नहीं, जीएसटी लगेगा नहीं। तीसरी फायदा, अगर तुम सोना खरीदोगे तो सोना खरीद के 1 लाख रुपए का रख लो, तुमको कोई ब्याज मिलेगा नहीं, वैल्यू बढ़ेगी वो मिलेगा। तुम हमसे सर्टिफिकेट खरीदो, तुमको ब्याज भी देंगे उस पर, 2.5% ब्याज देती है सरकार। और जो सोने की वैल्यू बढ़ेगी वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सोने की वैल्यू के जैसे 1 ग्राम सोने की जो आज वैल्यू है, ठीक है, तुमने 1 ग्राम का सर्टिफिकेट लिया तो सोने की जितनी वैल्यू बढ़ी वो तो सर्टिफिकेट की वैल्यू बढ़ ही रही है पूरा पूरा। 2.5% तो हर साल तुमको अलग से ब्याज भी मिल रहा है, जबकि गोल्ड खरीदोगे तो ऐसा नहीं होगा, उसमें से सोने की वैल्यू बढ़ेगी। तो यार सर्टिफिकेट की वैल्यू भी बढ़ रही है और 2.5% ब्याज भी मिल रहा है। और आखिरी और सबसे सुंदर बात कि इस ब्याज पे सरकार ने कहा हम तुमसे टैक्स भी नहीं देंगे। तो यही थी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसमें गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट सरकार रेस करते जा रही है और हद कर रही है। बेटा इसमें तो मैं कुछ बोलना चाहता तो बहुत हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ कभी कभी, ठीक है, क्योंकि ये क्लासेस रिकॉर्ड होती है। सरकार हर महीने गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड के जरिए पैसा उठा रही है। देश में बहुत ज़्यादा पैसा इस सर्टिफिकेट के जरिए आ चुका है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि देखिए कोई भी चीज़ जब सर्टिफिकेट इशू होती है ना तो उसके पीछे एक अंडरलाइंग एसेट होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मैं 5 ग्राम सोने का सर्टिफिकेट बेच रहा हूँ, तो क्या मेरे पास 5 ग्राम सोना होना भी चाहिए एक्चुअल में? हाँ, नहीं तो किस बात के मैं पैसे ले रहा हूं आपसे? मुझे समझ में नहीं आ रही है सरकार इतना ज्यादा सर्टिफिकेट रेस कैसे कर रही है, हर महीने ही रेस कर रही है। ठीक है, बहरहाल ठीक है, हम मान के चलते हैं कि हमारे देश के पास इतना रिजर्व है कि इतना सर्टिफिकेट रेस हो रहा है। तो बेसिकली ये स्कीम 2015 में आई थी और लगातार हर महीने 1-2 महीने, और कोविड के बाद से, कोविड के पहले तो कम था, मैं आपको बता दूं, कोविड के बाद से 2020 में जब कोविड आया उसके बाद से तो मैं देख रहा हूँ लगातार हर अल्टरनेट महीने ही चाहे तो गवर्नमेंट ले आ रही है सर्टिफिकेट। ठीक है, जो सोने का भाव रह रहा है उस पर सर्टिफिकेट ले आ रही है और पब्लिक खरीद भी रही है। मतलब खूब पैसा गवर्नमेंट ने इसके जरिए बटोरा है। ठीक है, पीपीएफ वाला आपने अलग से पढ़ लिया है, ये यहाँ अब नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, आप कहेंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम भी सर आप बता चुके। नहीं बेटा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम से जो बल्क पैसा आता था, मेच्योरिटी पे इकट्ठा पैसा आता था, वो एग्जाम था, ये पहले आपने पढ़ा है। यहाँ पे सेक्शन 10-15 पे आप इसका ब्याज एग्जाम है, ये पढ़ रहे हैं। सुकन्या समृद्धि का हर साल जो ब्याज उसमें 8% के हिसाब से आता जाता है वो एग्जाम है। ठीक है, नाउ कमिंग टू इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। अब एक बात समझिए, पोस्ट ऑफिस और बैंक, आप पोस्ट ऑफिस में भी 3 तरीके के खाते खुलवा सकते हो और बैंक में भी 3 तरीके के खाते खुलवा सकते हो। क्या होता है? एक होता है एसबी अकाउंट, एक होता है आरडी अकाउंट, एक होता है एफडी अकाउंट। सेम बैंक में भी आप एसबी अकाउंट खुलवा सकते हो, आरडी अकाउंट खुलवा सकते हो और एफडी अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, ये सारे खाते का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। सेविंग बैंक अकाउंट आप समझते हो ना, सेविंग बैंक अकाउंट नॉर्मल एसबी अकाउंट हम कहते हैं उसको, जिसमें जब मर्जी जितना पैसा आप डाल लो, सेविंग बैंक अकाउंट। एक खाता और होता है करंट अकाउंट, जिस पे ब्याज मिलता ही नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, करंट अकाउंट ये सिर्फ बैंक में खुलता है और इस पे ब्याज मिलता ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। दूसरा होता है आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट रिकरिंग डिपॉजिट इसको बोलते हैं, हर महीने फिक्स अमाउंट ऑफ मनी आप जमा करते हो सकता है आपने घर में भी सुना हो कि हर महीने 10-10 हज़ार जमा करते हैं, हर महीने 4-4 हज़ार जमा करते हैं, तो इस खाता को आरडी अकाउंट कहते हैं। और एफडी क्या होता है? एक लमसम पैसा 25 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपया हम जमा कर देते हैं 2 साल 3 साल 1 साल के लिए, उसको एफडी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, आरडी हर महीने आप जमा करते हो सेम अमाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट जब मर्जी जितना जमा करते हो निकालते हो, सेविंग बैंक अकाउंट। ये सारे इंटरेस्ट टैक्सेबल हैं। ये एसबी अकाउंट, पोस्ट ऑफिस का जो एसबी अकाउंट होता है, इसमें आपको 3500 रुपए का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है।
इसका मतलब क्या है, अगर आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में ब्याज बना 4,000 रुपये तो 3,500 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सिर्फ 500 रुपया टैक्सेबल इनकम है। मान लीजिए आपका ब्याज ही बना 3,000 रुपये तो पूरा एग्जेम्प्ट है, 3,500 रुपये की एग्जेम्पशन मिल जाती है। ठीक है, क्या आपको मालूम है कि ये खाते आप ज्वाइंटली भी खुला सकते हो, ज्वाइंट अकाउंट, जनरली हस्बैंड वाइफ मिलके भी खाता खुलवा लेते हैं। मान लीजिए ये ज्वाइंट अकाउंट हम पोस्ट ऑफिस का एसबी अकाउंट खुलवाते हैं, तो जब ज्वाइंट अकाउंट होता है ना, तो अगर इस ज्वाइंट अकाउंट में ब्याज आया मान लीजिए 8,000 रुपया, ठीक है, और किसके किसके नाम से ये खाता था ज्वाइंट अकाउंट, मिस्टर ए एंड मिसेज ए के नाम से, ठीक है, मिस्टर ए और मिसेज ए। तो मान लीजिए मिस्टर ए और मिसेज ए मिल के ज्वाइंटली इन्होंने खाता खोला हुआ है पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट, तो खाता तो एक है ना दोनों का, तो उसमें अगर 8,000 रुपये का ब्याज आता है तो इनकम किसकी मानी जाएगी, 8,000। तो एक्चुअली 4,000 रुपये इनकी इनकम मानी जाएगी और 4,000 इनकी इनकम मानी जाएगी। ज्वाइंट अकाउंट में इनकम इंटरेस्ट बांट दिया जाता है, कहीं भी आप समझिए, सिर्फ पोस्ट ऑफिस के लिए नहीं बता रहे, ये कोई भी खाता आप खोल लीजिए ज्वाइंटली, तो जितना भी ब्याज उस खाते में आएगा, अगर 2 लोगों के नाम से खाता है तो आधा आधा इनकम दोनों की इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया जाएगा, या आधी आधी इनकम दोनों की मानी जाती है। क्लियर इतनी बात? तो अब क्या होता है कि अगर ज्वाइंट खाता होता है ना, तो एग्जेम्पशन भी ये दोनों को मिलती है। ये 3,500 रुपए की टोटल एग्जेम्पशन नहीं, 3,500 इनको भी मिलेगा एग्जेम्प्ट और 3,500 इनको भी मिलेगा एग्जेम्प्ट। जब दोनों इनकम आधी आधी हो जाएगी और दोनों को 3,500 मिल जाएगा। अगर एक लोग के नाम से खाता होता तो मान लीजिए मिस्टर ए का खाता होता और 8,000 ब्याज आता तो 3,500 ही एग्जेम्पशन होता, लेकिन ज्वाइंट खाते में एग्जेम्पशन भी दोनों को मिल जाती है। ठीक है, तो 500 इसका टैक्सेबल होगा, 500 इसका टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा आपको। तो यही बात यहाँ पे हमने लिखी है कि इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट बियॉन्ड 3,500 एंड 7,000 इन केस ऑफ ज्वाइंट ऑफिस पोस्ट सेविंग अकाउंट विल बी टैक्सेबल। 3,500 के बियॉन्ड टैक्सेबल है, और वो 7,000 बेसिकली नहीं होता है, वो होता है 3,500 प्लस 3,500 ज्वाइंट खाते में, दोनों को 3,500 की एग्जेम्पशन होती है, उसके बियॉन्ड टैक्सेबल हो जाता है। तो दिस इज नॉट 7,000, दिस इज 3,500 प्लस 3,500, समझिए। तो ये थी इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट। लेकिन अब बहुत महत्वपूर्ण बात, एनएससी। एनएससी क्या होता है? ये इसको बोलते हैं हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, कौन इशू करता है इसको? पोस्ट ऑफिस। ये पोस्ट ऑफिस में मिलता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इस पे ब्याज भी अच्छा होता है, और सबसे और अच्छी बात कि एनएससी में जब आप पैसा लगाते हैं तो आपको चैप्टर 6A में डिडक्शन मिलता है। जैसे हम 1 लाख की एनएससी खरीद लिए तो 1 लाख रुपए चैप्टर 6A में डिडक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, अगली और सुंदर बात, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे आपको डिडक्शन मिल गई। ठीक है, आपको एटीसी के तहत छूट मिल गई, और इस पे जो ब्याज आता है वो एग्जेम्प्ट नहीं होता है, इंटरेस्ट इसका टैक्सेबल होता है। तो आप कहेंगे सर जब एग्जेम्प्ट इनकम की बात हो रही है तो अभी क्यों पढ़ा रहे हैं? टैक्सेबल तो बड़े सारे ब्याज होते होंगे, किसी का नहीं बताया, इसका क्यों बता रहे हैं आप? एनएससी का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, ध्यान से सुनिएगा, एनएससी का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, लेकिन हिंदुस्तान की कई सारी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, बड़े सारे ऑथर ने लिखा हुआ है कि इसका एनएससी का ब्याज जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। नहीं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनकी किताबें आ रही हैं, वो सब ऐसा नहीं लिखे होंगे। ये सब जो बीकॉम लेवल की किताबें हैं ना, ठीक है, वो लोग लिख दिए होंगे ऐसा। इनकम टैक्स वगैरह ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ाया जाता है तो उनके ऑथर्स लिख दिए होंगे, क्योंकि वो शायद इस बात को नहीं समझ पाए हैं। तो एनएससी में आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाता हूं। एनएससी के ब्याज पे टैक्स लगता तो नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट नहीं है। इफेक्टिवली टैक्स देना नहीं पड़ रहा है, टैक्स देना नहीं पड़ रहा है, लेकिन एग्जेम्प्ट नहीं है। आइए समझाते हैं इस बात को। इसीलिए तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं और उसको एग्जेम्प्ट लिख देते हैं। तो मैंने अपनी किताब में यहां पे लिखा, नोट इंटरेस्ट ऑन एनएससी इज टैक्सेबल, बट अब बट के आगे जो बात लिखी हुई है वही समझाने जा रहे हैं, सुनिए। एनएससी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपका पैसा 6 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है। एनएससी एक 6 ईयर की इन्वेस्टमेंट है, और बिफोर मैच्योरिटी, 6 साल के पहले, बिफोर मैच्योरिटी नो विड्रॉल, पैसा निकलेगा नहीं।
कुछ भी हो जाए पैसा मिलता नहीं है, बीच में नहीं मिलेगा आपको, 6 साल पे ही पैसा मिलेगा। ठीक है। और सेक्शन 80C क्या कहता है? कहता है अमाउंट इन्वेस्टेड इन NSC इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। जितना पैसा आप NSC में लगाओगे उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है। तो मान लीजिए आपने 100 रुपए से लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया। ठीक है, ईयर 1 पे। ठीक है, तो आपका 1 साल बाद, ठीक है, ईयर 2 पे आपका इस पे 8 रुपए ब्याज बन गया। ठीक है, तो ये पैसा कितना हो गया? 108 रुपया हो गया। क्या ये 8 रुपए ब्याज हम निकाल सकते हैं? आंसर इज नो। हम ये ब्याज विड्रॉ नहीं कर सकते। दिस इज ईयर 2 पे ये इन्वेस्ट किया था आपने यहाँ पे 100 रुपए, अब ये हमको इंटरेस्ट मिला है। यहाँ तो हमने इन्वेस्ट किया था, यहाँ हमें इंटरेस्ट मिला, ये हम 8 रुपए कैन नॉट बी विड्रॉन, ये निकाल नहीं सकते। इसलिए ये एज्यूम होता है कि ये भी इन्वेस्ट हो गया, देयरफॉर एज्यूम्ड टू बी इन्वेस्टेड इन NSC। और अमाउंट इन्वेस्टेड इन NSC का आपको ATC में डिडक्शन मिल जाता है। जब पहले साल हमने NSC में इन्वेस्ट किया, ठीक है, 100 रुपए, तो हमें ATC में डिडक्शन मिल गया। अगले साल जब हमें ब्याज आया 8 रुपए का, तो क्या हुआ? ये 8 रुपए बन गई मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखिए हुआ क्या ईयर 2 में। ईयर 2 में मेरा सैलरी जो भी था बोल रहा, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर PGBP, फिर कैपिटल गेन, फिर IOS में 8 रुपये मेरा ये जुड़ गया ब्याज। ठीक है, इससे मेरा आ गया GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, वॉटेवर। अब इसके बाद हमको मिला ATC में डिडक्शन। ठीक है, क्योंकि अमाउंट जो भी आपका ये पैसा निकला नहीं, इसलिए ये मान लिया गया NSC में इन्वेस्ट हो गया, और NSC में जो भी पैसा इन्वेस्ट होता है उसका ATC मिल जाता है। तो मुझे ये 8 रुपये यहाँ घटाने को मिल गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 8 रुपये आपने जोड़ा और यहाँ पे आपने घटा दिया। तो क्या इस इनकम का इफेक्ट आया टोटल इनकम पे? नहीं। क्या इस पे टैक्स लगा? नहीं। तो यही होता है बेसिकली NSC। अब आप याद रखिए, NSC जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो पहली बार ATC में मिलेगा हमको डिडक्शन 100 रुपया, पहले साल तो 100 रुपया डिडक्शन मिला। ठीक है, दूसरे साल जितना ब्याज आया वो ब्याज इनकम बनेगा IOS की, और उतना ही डिडक्शन मिलेगा ATC, यानी उस ब्याज पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन क्या ब्याज एग्जेम्प्ट है? नहीं, वो टैक्सेबल है, तभी तो यहां जोड़ा है, टैक्सेबल है तभी तो जोड़ा है। तीसरे साल अब क्या होगा? अब देखिए ब्याज पे ब्याज मिलता है यहाँ पे। अब अगले साल ना हमको ब्याज 108 रुपये पे मिलेगा, तो हो सकता है तीसरे साल का ब्याज जो आ जाए मेरा इंटरेस्ट ईयर 3 का, ये हो जाए 9 रुपया मान लो। ठीक है, तो अब ईयर 3 में फिर क्या होगा? ईयर 3 में हम 9 रुपये यहाँ जोड़ेंगे और 9 रुपया यहाँ घटा लेंगे, फिर वही कहानी। तो जितना ब्याज जोड़े उतना घटाए। ठीक है, अब देखिए चौथे साल क्या होगा? अब आप समझ गए हैं, हर साल यही कहानी हो रही है। चौथे साल क्या होगा? इंटरेस्ट ईयर 4 मान लेते हैं। इंटरेस्ट, अच्छा पहले यहाँ जोड़ दें, ये हो गया 108 और 109, 116, 117 रुपया। ठीक है, इंटरेस्ट ईयर 4 का मान लेते हैं 10 रुपया आ गया। ठीक है, 127 रुपया हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ईयर 11 का, ब्याज पे ब्याज मिलता है ना, हर साल बढ़ के मिलता है। हम देखिए एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम तो बस जनरल कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, 11 रुपया ईयर 4, 10वां ईयर नहीं है, ईयर 4, ईयर 5। ये कितना हो गया? 138 रुपया। ठीक है, फिर इंटरेस्ट हमको ऐसे लिखना चाहिए था,
यहाँ पे जब भी हम इन्वेस्ट किए तो हम ईयर 0 पे किए, मतलब जो भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना तो उसको 0 पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, ऐसे हमको बोलना चाहिए। 1 साल बाद ये ब्याज, 2 साल बाद ये, 3 साल बाद ये, 4 साल बाद ये, अब ईयर 5 साल बाद। जैसे आज अगर हम कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आज 1 साल थोड़ी ना हो गया, आज तो 0 डे है ना। यहां से 1 साल बाद हमको पहला ब्याज मिलेगा, 1 साल बाद, ये पहले साल पे ब्याज है, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। तो 5वां ब्याज फिर मान लीजिए 12 रुपया हो गया, तो ये कितना हो गया, 150 रुपया, ठीक है। ये भी री इन्वेस्ट हो जाएगा, आपको ब्याज मिलेगा नहीं। इंटरेस्ट ईयर 6 का, फिर छठे साल का इंटरेस्ट मान लीजिए 13 रुपये होता है, तो 163 रुपया ये विड्रॉ हो जाता है, छठे साल पे पैसा विड्रॉ हो गया, ठीक है। यानी ये पैसा तुरंत विड्रॉ हो गया है, तुरंत ये विड्रॉ ही तो हो गया, ये पैसा तुरंत विड्रॉ हो गया। छठवें साल का ब्याज मिला 13 रुपया और 163 रुपया आपका विड्रॉ हो गया पूरा 6 साल पूरा होते ही। तो ये वाला पैसा री इन्वेस्ट नहीं हुआ, नॉट इन्वेस्टेड इन एनएससी, ठीक है। इसलिए ये वाला 9 वाला, 10 वाला, 11 और ये 12 रुपया जो 5 साल का इंटरेस्ट आया वो क्या होगा, आईओएस की इनकम होगा और एटीसी का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन ये वाला सिर्फ और सिर्फ आईओएस की इनकम होगा, एटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्ट हुआ कहाँ पैसा, ये तो निकल गया पैसा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि एनएससी का पहले 5 साल का ब्याज आईओएस की इनकम बनेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। लेकिन एनएससी का जो आखिरी साल का ब्याज होगा वो आईओएस की इनकम बनेगा, एटीसी में डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी आखिरी साल वाले पे टैक्स लगेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो एग्जाम लिख देते हैं ग्रेजुएशन वगैरह में, हो सकता है आपने भी ऐसा ही ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, तो वो गलत था। ये एग्जाम नहीं होता, टैक्स नहीं लगता, ये एक अलग विषय है, लेकिन पूरा सिस्टम आपको पता होना चाहिए। आप ये सब प्रोफेशनल एग्जाम में आप अगर नहीं जोड़ के आएंगे ना तो नंबर काट देगा, भले उस पर टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन नंबर जोड़ना होगा आपको आईओएस में इनकम जोड़नी होगी, नीचे एटीसी में घटाना होगा, राइट। लेकिन छठे साल का अगर ब्याज बता रहा है तो ध्यान दीजिए, आईओएस की इनकम में जोड़िएगा, एटीसी मत ले लीजिएगा, क्योंकि पैसा विड्रॉ हो गया, आपने पैसा निकाल लिया, इन्वेस्ट नहीं हुआ एटीसी में, वो एनएससी में इन्वेस्ट नहीं हुआ, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरेस्ट इनकम। तो आपने एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आज पढ़ा, सेक्शन 10-15, और अगली क्लास में आते हैं तो अभी बहुत सारे और एग्जाम इनकम बचे हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। विल स्टॉप हियर।